one of the most critical times in our history. My government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. We have the worst crackdown in our history. And all we want is the rule of law. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी सियासी एतबार से डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे पिछले साल जब इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ उसके बाद उनकी कोशिश ये थी कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाएँ और उसके नतीजे में फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स इस मुल्क के अंदर होती रही हैं। इमरान खान साहब की आज एक मुबैना ऑडियो जो है वो लीक हुई है जिसमें वो अमेरिका की जो कांग्रेस है उसकी एक खातून रुकन से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका नाम है मैक्सिन मोर और उसके अंदर उन्होंने मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के साथ जो सूरत हाल है उनके ऊपर जो अटैक हुआ, फिर उनको जो बुलेट्स लगी, फिर जो उनकी पार्टी के अंदर जो अरेस्ट वगैरह हो रही हैं उस हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हैं वो देखने में नहीं आई हैं। और जो बॉटम लाइन है उनकी गुफ्तगू की वो ये है कि उन्होंने उस कांग्रेस वमेन से खातून से ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस हवाले से एक स्टेटमेंट दें। और उसमें उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में उनकी हुकूमत को गिराने में जो है साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं वो मुलव्विस थे। और आज जो एक अपोजिशन एक नैरेटिव उनके ख़िलाफ़ लेके चल रही है इस हवाले से वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं जब साइफ़र उन्होंने लहराया था तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये साजिश जो है वो अमेरिका से शुरू हुई है, जिस तरह से हमारे एम्बेसडर को वहाँ पे ये दिया गया था जिसमें थ्रेट थी कि अगर इमरान खान को हटाया नहीं गया तो फिर पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतने होंगे। और पाकिस्तान के अंदर ये सहूलतकारी जो है वो PDM ने की थी, ये उनका एक स्टेटमेंट थी। आज हमने देखा है कि मरियम नवाज़ ने जो है वो उलमा और मशाइख से ख़िताब किया जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसके अंदर इमरान खान जो है वो बिल्कुल मुलव्विस हैं, उन्होंने डायरेक्शंस दी थी। और ये सारे का सारा जो कुछ भी हुआ उस दिन एहतजाज, गिराओ जलाओ, ये एक वेल प्लान तरीके से हुआ कि दिफा के जितने भी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं उन पे जाके आप लोगों ने इस किस्म की कार्रवाइयाँ करनी हैं, लिहाजा उनको जो है वो अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट और डेवलपमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने एक 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल कमीशन बनाया है जिसके हेड जो हैं वो चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस फाइज ईसा हैं। 2 जो जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, एक चीफ जस्टिस कोयटा हाई कोर्ट है। और उसके अंदर जो मुबैना ऑडियो लीक्स जो सामने आई हैं जजेस के हवाले से उसकी वो तहकीकात करेंगी। और इससे जो सवाल किया गया लॉ मिनिस्टर से कि आपने क्या चीफ जस्टिस से उनको एतमाद में लिया है, उनसे पूछा है, मशवरा लिया है, तो उन्होंने कहा कि उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमारे उनके ख़िलाफ़ रिजर्वेशंस है और कुछ ऐसी ऑडियोज़ हैं जिसके अंदर उनका अपना भी जो है वो नाम शामिल है। सो ये तमाम इश्यूज़ जो हैं जिसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने तशरीफ़ आवरी की और प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जनाब अब्बास खान अफरीदी साहब हैं, साबिक़ वज़ीर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं। अब्बास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और तस्लीम कुरैशी साहब वज़ीर मुमलिकत जो हैं सनअत व पैदावार, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। हुमायूं साहब पहले तो ये मुझे काइंडली बता दें कि इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते थे अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए। अब ये क्या हुआ है कि उन्होंने सारे का सारा जो नैरेटिव है वो चेंज करके अब अमेरिका के ही जो पार्लियामेंटेरियन है या उनके जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनसे हेल्प मांग रहे हैं कि आप मेरी हेल्प करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह कि सबसे पहले तो इमरान खान हेल्प नहीं मांग रहे। इमरान खान उनको कह रहे हैं कि जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में जो कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के लिहाज से, जिसमें आपके सहाफ़ी हैं जिनका पता ही नहीं है कि किस जगह पे हैं, जिनमें 300 औरतों को जिस तरीके से आपने देखा है कि जिस तरीके से औरतों को ये लोग उनको मार पीट रहे हैं, मतलब लिटरली उनको बालों से पकड़ के घसीट रहे हैं, जिस तरह उन लोगों को घरों में घुस के तोड़ पोड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको ये
हरास कर रहे हैं, जिस तरीके से जो लोग हैं उनको जब तशद्दुद करते थे उनसे कुछ भी लिखवा लेते थे, करवा लेते थे, और जब वो बाहर आते थे वो कहते थे कि हम अपनी बतलून उतार के आपको बता सकते हैं हमारे साथ कितना तशद्दुद हुआ है, तो जो वो मांग रहे थे वो हमें दे रहे थे। तो वो उनके ऊपर उनका क्या था कि इसके ऊपर आप अपनी स्टेटमेंट दे कि ये ह्यूमन राइट हेल्प तो है ना, ये इट्स देखिए इट्स यू कैन टेक इट एज अ हेल्प, यू कैन टेक इट एज अ हेल्प। लेकिन वो शुरू में तो इमरान खान साहब ये बात करते रहे ना, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर तो जो मजहबी जमातें हैं वो भी एंटी अमेरिकन कार्ड खेलते रहे। बात करने देना, आप मुझे जी, बता। आपने कहा कि वो हेल्प मांग रहे थे, मैंने कहा वो हेल्प नहीं मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि ह्यूमन राइट्स के उन्होंने ये नहीं कहा कि तरीके इंसाफ, उन्होंने कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर वायलेशंस हो रही है तो आप उसमें अपना मौक़िफ़ दें। बट दैट्स इट, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। आप इसको जितना घुमा फिरा के कहना चाहते हैं वो और बात है, आप इसको जो रंग देना चाहते हैं वो और बात है। वो इसमें हर एक बंदा अपने लिहाज से रंग भरना चाहे, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि उनके जो वीडियो जो ऑडियो है उसमें सिर्फ ये कहा हुआ है कि ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रही है, जो कि हो रही हैं। आपके जो आईज एंड ईयर्स हैं वो कोई और लोग हैं, वो जो इंफॉर्मेशन देते हैं आप उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेते होते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दैट इज द फैक्ट। दैट्स व्हाई ही वाज बीइंग कॉल्ड यू कि ये यू टर्न ले लेते हैं। देखिए यू टर्न इज नॉट अ बैड थिंग, यू टर्न बेसिकली मींस रियलाइजेशंस दैट आई वाज ऑन द रॉन्ग पाथ। जिन लोगों ने यू टर्न नहीं लिया वो खड्डे में मुल्क को ले गए। 75 साल से किसी ने यू टर्न नहीं लिया, 75 साल से मुल्क खड्डे में जा रहा है। चलें, बिल्कुल सही है। अब्बास अफरीदी साहब, क्या आप कहेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं आज क्यों मजबूर हो गए हैं कि वो अमेरिका की जो लेजिस्लेशन करने वाले लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर स्टेटमेंट दें, क्योंकि पाकिस्तान में शायद उनकी बात जो है या आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि मेरे भाई कह रहे हैं कि जब उन्होंने लेटर लहराया तो उनको कोई मालूमात नहीं थी, लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तान कौम के साथ 3-4 अल्फाज जो है वो इस कौम को बहुत मोटिवेट करते हैं। एक अमेरिका के बारे में बात करना, एक इंडिया के बारे में बात करना, एक इस्लाम को सियासत में लाना, दो जहां सरदार की बात करना, ये वो चीज़ें हैं जिससे एहसासात पाकिस्तानी कौम के उससे खेला जाता है, मुख्तलिफ अदवार में लीडरशिप खेलती है। इनकी बात से ये मालूम हुआ कि क्योंकि कौम के एहसासात से खेलना था और उस टाइम ज़रूरत थी तो हमने अमेरिका का वो लिया। बाद में पता चला कि आर्मी चीफ इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। मतलब इस मुल्क की तबाही को एक प्री प्लान उस लीडर ने इस्तेमाल किया और इस कौम के खिलाफ। मेरा भाई कह रहा है कि औरतों को घसीटा, बच्चों को घसीटा। आया यही काम जब टीटीपी करती है तो वो गद्दारी में आते हैं, उसके फाइनेंसर इंडिया होता है। अगर इंडिया इधर जो जिस जगह पे इन्होंने हमले किए, कायदे आजम के घर पे, पीटीवी स्टेशन पे, जीएचक्यू पे, कोर कमांडर हाउस पे, आप मुझे बताएं जिधर जिधर इन्होंने हमले किए इसके दरमियान में बहुत सी जगह आती हैं, किसी जगह को इन्होंने हाथ नहीं लगाया, किसी जगह में सिवाय एक एम्बुलेंसों का हाथ लगाया, मरीजों को निकाला, बाकी ये उस लोकेशन पे पहुंचे। आया कौन सा बेवकूफ आदमी ये कहेगा कि ये बगैर प्री प्लान था? इनके सदर जो ऐवान सदर में बैठे हैं उनका इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा बेनजीर जब फौत हुई थी तो उससे भी बड़ा नुकसान हुआ था, उससे नुकसान हुआ था लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हुआ था। उन्होंने ट्रकों को भी अवामी चलाया था, उन्होंने रेलवे स्टेशन, उन्होंने डायरेक्ट उन जगहों पे हमला नहीं किया था जो इंडिया की लिस्ट में टारगेटेड जगह हैं, जो इधर इंडिया कहता है कि इधर इधर में हम इसको हिट करें। जीएचक्यू पे तालिबान ने हमला किया, अटक एयरफोर्स पे तालिबान ने हमला किया, कराची में तालिबान ने हमला किया, इन्होंने एग्जैक्ट उसी जगहों पे हमला किया। अगर उनका मौका मिलता कायदे आजम के घर पे तो वो करते। इन भाइयों को जो आज भी टीवी पे आके ये आवाज उठाते हैं कि ये जो भी काम हुआ है ये अच्छा हुआ है, तो आया हमें गद्दारों की क्या जरूरत है? हमें इस मुल्क के अंदर अगर गद्दार मौजूद है और वो इस ठीक है, लेकिन अब्बास साहब ये भी साथ बता दें जी, अब्बास साहब ये भी बता दें कि जब अदलिया के साथ भी आप लोगों का एक मसला जो है वो चल रहा है, दैट्स वेरी सीरियस,
لیکن عدالتوں سے یعنی جو نیچے والی عدالتیں ہیں وہاں سے لوگوں کو جب ضمانت مل جاتی ہے تو باہر وہ نکلتے نہیں ہیں، ان کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے. تو یہ سارے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر آپ ضرور وہ لوگ جو وائلیٹ کر رہے ہیں آئین کو، قانون کو، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، آپ ان کو عدالتوں میں لے کر جائیں، آپ ان کے خلاف ٹرائل کریں، لیکن اس طرح سے لوگوں کو غائب کر دیں، لوگوں کو بالکل جو ہے وہ عدالت سے وہ ملے، ضمانت ملے، پھر ان کو آپ اریسٹ کر لیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک عمل ہے اس وقت؟ آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں یہ ابھی امریکنز کو فون کر رہے ہیں، اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں جو ہے انٹرنیشنل لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں. ہماری چار دیواری، آپ مجھے بولے دنیا میں ایک غیرت مند انسان، باچا خان کی ہسٹری آپ کے سامنے 37 سال جیل میں رہے، دنیا جیلوں میں رہی، دنیا کی لیڈرشپ جیلوں میں رہی. اس چار دیواری کے اندر اپنے گھر کے اندر آپ باہر کے آدمی کو آئیں گے کہ اندر آئیں، ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ مجھے میری سوچ بھی پریشان ہے. آپ کہتے ہیں کورٹوں سے لوگوں کو فیصلہ ہو رہا ہے، ان کی جلوسوں میں لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم برٹش نیشنل ہیں، ہم امریکن نیشنل ہیں، آپ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ کے خلاف ایکشن ہوگا. یہ وہ ہم جب کہتے تھے کہ ڈیول نیشنل جو ہیں ان کو اس ملک میں نہیں، ہمارے اپنے ملک کے نہیں، لوگ ہوں گے. لیکن انہوں نے عثمان ڈیول ڈار کے نیشنل گھر میں جا جواب کے، عثمان ڈار کے گھر میں جا کے 75 سالہ اس کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ویڈیو سامنے آئی، لوگوں کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ پولیس. دیکھیں ایک کراؤڈ ہے، اس کو تو آپ نے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جب اسٹیٹ کی جو پولیس ہے جس کا کام لوگوں کو پروٹیکٹ کانسٹیٹیوشن کو کرنا ہے. سائڈ پہ، ایک منٹ، جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے پنجاب میں کانسٹیٹیوشن کو سائڈ پہ رکھ کے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو چھوڑو، میں جو لکھ رہا ہوں اس پہ چلو، تو کانسٹیٹیوشن بنانا ان کا کام نہیں ہے، ان کی کام چلیں نہیں ہے. ججز پہ ہم آ جاتے، جی بالکل آ جاتا ہوں میں تسنیم قریشی صاحب کو بھی لے لوں پروگرام میں. بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی کل ان کے جو ہے وہ کراچی کے اندر جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، جس کے بعد یہ سارا کنڈمنیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے. لیکن آپ لوگوں کی حکومت کے اوپر جو الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے سارے معاملے کے اندر. جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ وہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے جہاں حالات نارمل ہو، جہاں حالات ایسے ہوں کہ لوگ ڈنڈے اٹھا کے فائرنگیں بھی کریں اور جو شہداء کی مجسمے ہیں ان کی یادگاریں ہیں ان کو توڑ پھوڑ کریں. تو مجھے یہ بتائیں وہاں بھی ہیومن رائٹس کہاں ہے؟ یہ اس وقت آپ ان کو ہیومن رائٹس یاد آیا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. یہ ان طاقتوں کو آپ نے دعوت دی ہے کہ جو پاکستان کے اوپر نظریں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی نہ ہو، بلکہ آپ نے ان کی معاونت کی ہے. پاکستان اس وقت جس پروسیس سے گزر رہا ہے، جہاں سے گزر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کو یہ چیز پسند آئے گی کہ آپ بہت بڑا ایک بلاک بنایا ہے آپ نے، جس میں ایران ہے، سعودی عرب ہے، پھر آپ کے ساتھ چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، اور آپ ایک جو یورپ کی صدی کہا جاتا تھا کسی زمانے میں، آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ صدی یورپ، یہ صدی جو ایشیا کی صدی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ساری آپ دیکھیں، اس اینگل سے بھی آپ دیکھیں، خالی اس اینگل سے نہ دیکھیں کہ تو عمران خان آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب یہ ساری جو اس وقت سچویشن پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہے یہ کسی خاص وجہ سے ہے اور ان کو ایک پلانٹ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر؟ ہاں یہ لانچ کیا گیا ہے. یہ تو آپ نے 35 سال پہلے حکیم سعید نے جو پیشن گوئی تھی وہ تو کوئی ہمیں کسی کے خواب و خیال میں بھی بات یہ نہیں تھی. جو حکیم سعید نے اس وقت 35 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ایک ایجنٹ بن کے یہاں پہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ جو ڈی چوک سے ابتدا ہوئی ہے جس میں انہوں نے پہلے ٹی وی سینٹر کے اوپر حملہ کروایا، پھر انہوں نے پولیس والوں کو مروایا، ایس پی کو مارا، پھر اس کے بعد لیکن اس سارے یعنی 14 کے بعد جو پروسیس شروع ہوا اس کے بعد تو وہ اس ملک کے پونے 4 سال وزیر اعظم رہے. دیکھیں نا اس لیے چلے موقع مل گیا نا ان کو. دیکھیں اس کے اوپر جیسے ان کو وہ لے کے آئے جنہوں نے لے کے آنا تھا، آج میں سمجھتا ہوں ان کو بھی ریلائز ہو گیا کہ ہمارے تجربات کبھی کامیاب نہیں ہوئے. یہ تجربہ تھا ان کا جس نے پاکستان کی جڑیں ہلا کے رکھ دی ہے.
पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं समझता हूं जो वालदैन या माएँ बहनें हमारी आज कह रही हैं कि हमारे बच्चे अंदर है और वो कह रहे हैं मेरे ये साथी नहीं है, देखे ना, उनको ट्रेनिंग दे के कि दहशत गर्दी की पूरी ट्रेनिंग दी है और घरों को आग लगाने की बात की है उसने, किसी कहीं कोई उनकी बात बता दे। अब उन्होंने जहां भी जलसा किया है पकड़ लो मार दो, ओए आईजी, वो दूसरा एसपी, वो डीसी, वो कमिश्नर है यार, ये अखलाकियात है, ये लीडर है जो कौम को बदतमीज बना रहा है। इसके लिए आज ह्यूमन राइट्स की बातें करने लग गए उनको सेव करने के लिए। हाँ, ह्यूमन राइट्स की वहां पे बात करें आप जहां पुलिस वैसे गई है, जिन्होंने जो कुछ किया है, हम इस बात की फेवर में है कि जो किसी ने अगर किया है उसको पकड़ना चाहिए, उसको उसका एहसास दिलाना चाहिए। बिल्कुल सही है। कुरैशी साहब इजाजत दीजिएगा, क्विकली शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन लेते हैं यहाँ पे और वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ये जो जजेस के हवाले से सेनेटर साहब जो कमीशन बनाया गया और आप को मालूम है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है उनका एक बिल्कुल वाज़े एक मौक़िफ़ है कि जुडिशरी जो है उसको तकसीम कर दिया गया है और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब जो है मोहतरम, वो जितने भी केसेस इमरान के आते हैं, इमरान खान साहब के, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको खुशामदीद कहा जाता है और उनको जो है रिलीफ दे दी जाती है। और ये जो एक कमीशन बना है तीन जजेस का, आप समझते हैं कि ये ऑडियो लीक्स जो हैं इस हवाले से कोई ना कोई कंक्लूजन जो है वो निकल के सामने आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे हमारे दोस्त अफरीदी साहब कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा प्लान था जो हुआ है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये एक प्लान था। ये प्लान था पीडीएम, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट का था, कि जिन्होंने अवाम को और आर्मी को अपने आमने सामने ला के खड़ा करना था। इन्होंने 25 मई को भी ये किया था, लेकिन 25 मई को इमरान खान को पता चल गया था, उसने विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद इन लोगों का प्लान था कि किसी तरीके से ये करे। ये इमरान खान को कोर्ट से आराम से पुलिस के थ्रू करवा सकते थे। इन्होंने रेंजर्स को कहलवाया ताकि विजुअल्स में ये आए कि आर्मी उठाकर लेकर गई है। इन्होंने वो विजुअल्स क्रिएट करने की कोशिश की है, इन्होंने वो मिसट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। फिर ये टोटल इंतज़ामिया, या तो इनकी इंतज़ामिया बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, या इन्होंने प्लान करके वहां पे इनसाइटर्स को अंदर डाला था, गुल्लू बटुओं को अंदर डाला था कि जब हमारा क्या कह सकते हैं उधर लिबर्टी चौक में हो रहा था तो वहां पे लोगों ने गुल्लू बट अंदर जो बैठे थे उन्होंने वो किया था। आपने जाके वहां पे जिना हाउस या जो कोर कमांडर हाउस है उसके सामने देखा था, दो शख्सियत ऐसी थी, एक ने सूट पहना था, दूसरे ने, जो लोगों को इंसाइट करके अंदर भेज रहे थे लेकिन खुद अंदर नहीं जा रहे थे, और वो हर एक को कह रहे थे आओ आओ अंदर जाओ। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए हमारी लीडरशिप बाहर खड़े होकर कह रही थी अंदर मत जाओ, हमारी लीडरशिप बाहर खड़े होकर स्पीकर पे कह रही थी कि अंदर मत जाओ, लेकिन वो लोग वहां पे खड़े होकर इंसाइट कर रहे थे। एक बात। नंबर 2, अब आपकी बात आ जाती है जो आपने कहा है कि ये जजेस के बारे में। देखिए, आप बिल्कुल इसके ऊपर कमीशन बिठाएं, लेकिन कमीशन का पहला सवाल यह होना चाहिए, देखिए दो चीजें होती हैं। एक, हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, हम लोग लेट्स से आपकी या मेरी या किसी की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये देखने के लिए कि सेनेटर डॉक्टर हुमायूं इस मुल्क के साथ गद्दार है या नहीं है, इसके रहन सहन में कोई ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ ये है, आप मेरा ज़रूर करें। इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी आप ज़रूर करें। उसको लीक करने का आपके पास कोई जवाब नहीं बनता। तो पहला सवाल ये होना चाहिए, ये वीडियो यानी रिकॉर्डिंग की आप नहीं, देखिए फर्ज करें, नहीं मेरी देखिए ना, मेरी बात सुने। हमारे जो एजेंसीज होती है ना, इन्होंने जिसको हम वो 5th जनरेशन जब होती है जिसमें एस्पियोनाज और सारी होती है, तो जो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लोग होते हैं वहां पे हर एक अप्रोच करता है और उनके थ्रू कोई अपने मकासद वो करना चाहता है। ये जो हमारे यहाँ सामने खड़े हैं बेचारे कैमरामैन, इसको कोई आके रॉ वाले या कोई कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है आपको जरूर वो एड्रेस करे क्योंकि आप ओपिनियन लीडर हैं, आप ओपिनियन लोगों की बदल सकते हैं, मुझे कुछ कर सकते हैं, अफरीदी साहब को कुछ कह सकते हैं, या जो जजेस हैं उनको कह सकते हैं, या कोई और इस तरह की इंपॉर्टेंट पोजीशन वाले लोग हैं उनको कर सकते हैं। आप इन लोगों को मॉनिटर करते होते हैं, उस मॉनिटर में ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये चीज आर्काइव्स का हिस्सा होती है अनटिल अनलेस आप उसको किसी मेरा एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं आगे, चूंकि टाइम का, मुझे देखे
जब आप लोगों की हुकूमत थी तो PMLN की जो लीडरशिप यानी मरियम साहिबा की भी कुछ ऑडियोज जो हैं वो लीक हुई थी उस ज़माने के अंदर, अपोजिशन के लोगों की ऑडियोज जो हैं वो सामने आती रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, वो उस वक्त तो ये स्टेटमेंट आज जो उन्होंने ट्वीट की है कि फेडरल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड इंक्वायरी कमीशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कमीशंस ऑफ द इंक्वायरी एक्ट 2017 टू इन्वेस्टिगेट इनटू द इशू ऑफ ऑडियो लीक्स। और एक बहुत बड़ा आगे फिर उन्होंने सारा वो कि ये पता चलना चाहिए कि जजेस या प्राइम मिनिस्टर हाउस को किस तरह से वहां से ऑडियो जो है वो टेप करके बाहर लीक की गई है। तो ही शुड हैव डन व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। फेयर एनफ, देखिए फेयर एनफ, उनको ये कर लेना चाहिए था। मैं बिल्कुल मानता हूँ उनको कर लेना चाहिए था बिल्कुल शुरू में। अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो क्या नाम है अपने शहबाज शरीफ साहब है, उनके वहाँ पे भी लीक हुई थी, उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी हुई थी, जिसमें उन्होंने पूरा क्लीन अप करने की कोशिश की। सवाल ये उठता है ये ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसकी लीकिंग हो क्यों रही है? चलें ठीक है ना, इस चीज को सबसे पहले सही। करें, बाद में उसके बाद ठीक है उस कंटेंट को भी एनालाइज करें, कौन कर रहा है, उसको क्यों भी हो रही है, करें, जी हाँ। लेकिन ये कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है और इसको लीक क्यों किया जा रहा है, आप इन चीजों के ऊपर भी जरा जोर दें। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई शुड नॉट वी अब्बास, ठीक है अफरीदी साहब, क्यों ना इंसान वो करे, अब्बास साहब बाद में कंटेंट को भी आप करें। अब्बास साहब आप बताइए जी, ये जजेस जो एक कॉन्स्टिट्यूट की गई है कमेटी जिसमें आपके लॉ मिनिस्टर ने कहा है जी कि चीफ जस्टिस से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सो इट मींस के आप लोगों का जो फोकस है इस वक्त वो अपकमिंग जो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अभी आना है फाइज ईसा साहब, उनके ऊपर है कि ये जो मामलात मुल्क के अंदर हो रहे हैं इंसाफ के हवाले से वो उसको देखें। ऐसे है ना कि मुझे जब मैं ये अभी टीवी पे देखता हूँ ना, और जो स्पोक्समैन है पीटीआई के, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि माशरे में एक ही चीज का सबक दी जा रही कि झूठ बोला करो, और झूठ इतना बोलो कि सच उसके अंदर घुम जाए। ये जो हम बातें कर रहे हैं हमारी बातें नहीं है, ये इनकी लीडर की बातें हैं। वो कोर्ट में कहता है कि मैं अगर दोबारा पकड़ा गया तो इससे ज्यादा रिएक्शन होगा। दूसरा, इतनी वीडियोस और इतने ऑडियोज हैं इनकी अपनी, इनकी लीडरशिप की, कि फलाने GHQ पहुंचो, इधर पहुंचो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें हमारी नहीं है, ये बातें इनकी लीडरशिप की है। टॉप की लीडरशिप खुद डायरेक्शन दे रही है, खुद उधर पहुंचती है, खुद उसके पीछे आवाम पहुंचती है, खुद ये तोड़ फोड़ करते हैं। मुझे अफसोस होता है कि इतने अच्छा मन साहब कह रहे हैं अफरीदी साहब के कोई नाम बताए ना किन किन की ऑडियोज जो हैं वो इस तरह की हैं। वीडियोस अगर इनके मोबाइल में नहीं है, पूरा सोशल मीडिया मुराद सईद की वीडियो से पड़ा है, शहरियार अफरीदी का पड़ा हुआ है, किसी जगह पे नहीं था। अगर टॉप लीडरशिप ने ना कहा हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा मोहम्मद साहब को, या मोहम्मद साहब कहेंगे कि आइंदा मैं पीटीआई में नहीं हूंगा, ये मेरे साथ शर्त लगा दें। अगर मैं इनको वीडियोस, आपके प्रोग्राम में मेरा चैलेंज है कि दूसरा प्रोग्राम रखें, मैं इनको सामने दिखाता हूं सारी वीडियोस ऑडियोस, या ये पीटीआई को बोलेंगे कि बिल्कुल इन्होंने गद्दारी की है, या मैं नून लीग को छोड़ूंगा अगर मैं झूठा साबित हुआ। एक इससे बढ़ के आप कहते हैं कि कोर्ट्स में ऑडियो वीडियो का बात है, इमरान खान साहब कहते हैं, मैं हर बात में इमरान खान को कोट करूंगा। पहले इन्होंने कहा यू टर्न तो अच्छा होता है, यू टर्न का मतलब मुनाफिक होता है। यू टर्न का मतलब बगैर सोचे समझे आप बात करें, फिर उसकी इस्लाह करें, आप कौम को माशरे को करें, ये मुनाफिक की निशानी होती है। इस्लाम में इसको जो है काफिरों से भी नीचे दर्जे से देखा जाता है, ये उसको अच्छा कहते हैं। दूसरी बात कि जो भी रिकॉर्डिंग होती है, इमरान खान साहब ने कहा कि एजेंसियों का ये फर्ज है कि ये मेरी भी रिकॉर्डिंग करें, ये हर एक की रिकॉर्डिंग करें। कल को मैं उनके खिलाफ गलत काम करूंगा, मैं कोई गलत काम करूंगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं स्टेट के साथ वफादार हूं कि नहीं है। ये एजेंसियों का काम ही यही है कि स्टेट के खिलाफ अगर चीफ जस्टिस है या प्राइम मिनिस्टर है या वजीर है या ब्यूरोक्रेट्स है या कोई भी है, अगर किसी जगह में कोई मुल्क के खिलाफ गद्दारी में नजर, जैसे आज ये काउंसलर अमेरिका बात कर रहे हैं और गद्दारी के लिए उनको मुल्क में इधर इन्वेट बुला रहे हैं और मुल्क में एक अमेरिका से हेल्प मांग रहे हैं, ये गद्दारी नहीं है? ये इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? अगर ये आम दूसरा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 2-2 लाख केस लगे हुए हैं, 1 साल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बगैर पीटीआई के दूसरा केस नहीं सुनते। ये भी गद्दारी है कि तुम आओ और तुम जाओ। दुल्हन आई और दुल्हन गई, एक की शादी हो गई दूसरी चली गई, दूल्हा आ गया। ये क्या इन्होंने मुल्क से बनाए? पढ़े लिखे लोग हैं,
इनको ये समझ नहीं आ रही कि कॉन्स्पिरेसी जो बनी इस मुल्क के खिलाफ और जो गंद में ये शामिल हो गए और जिस गंद में इन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर ये आप किसका हवाला दे रहे हैं अब्बास साहब? हमारा स्टेट बैंक जो है उसको गिरवी रख दिया है। आप कहते हैं कि इन्होंने आईएमएफ के मुआहदे से पीछे हटे। ये इनके दो फाइनेंस मिनिस्टर सूबों के, फेडरल मिनिस्टर कहता है आईएमएफ के एग्रीमेंट, उनको लेटर लिख दो कि ये मुआहिदा ना हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। इससे बड़ी गद्दारी क्या होते? 30,000 तालिबान को ये मुल्क में अंदर लाते हैं। ठीक हो गया हफरीज साहब, मैं आपकी तरफ जी मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं स्वात की टीटीपी के तालिब की तस्वीर भाई को भिजवा देता हूं कि जो है लाहौर में इनके जमान पार्क में मौजूद है, वो भी इनको भिजवा देता हूं। चलें नाज़रीन, एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं और वापस आके कुरैशी साहब की तरफ चलते हैं ताकि उनको पूरा टाइम मिल सके। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। कुरैशी साहब, ये बताइए कि इस वक्त क्या अदलिया के साथ आप लोगों की हुकूमत का जो मामलात चल रहे हैं, डू यू थिंक कि ये आप लोगों की हुकूमत को फेवर करेगा, या आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई दूसरा रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाना चाहिए? जैसे लॉ मिनिस्टर ने कहा जी कि चीफ जस्टिस से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, जो हमने कमीशन बनाया है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं याद कराऊंगा जो बात की जा रही है कानून की हुक्मरानी की, तो सबसे पहले इमरान खान ने पेशावर के अंदर, केपी के अंदर नैब के ऑफिस बंद किए। सही। आपको मालूम है कि नैब के वो वहां पर डीजी से वो रिजाइन कर गए, वो दफ्तर ही बंद हो गया। पूरे 3.5 साल 4 साल जब तक ये रहे, उन्होंने ये बीआरटी की इंक्वायरी भी सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने बंद करवा दी थी। देखें और चीजें, फिर उसके बाद आप ये देखें कि ये कह रहे हैं जी वीडियो लीक। सबसे पहले तो इन्होंने चेयरमैन नैब के खिलाफ की वीडियो भेजी है आपके सामने। कहाँ पे इन्होंने काम डिपार्टमेंट्स को, महकमों को ब्लैकमेल नहीं किया अपने मकासद हल करने के लिए। तो इसलिए अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, 23 तारीख को भी हेयरिंग है और रिवीजन की फाइल हुई है, उसके ऊपर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है तो या क्या फैसला होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले हों, आइन और कानून के मुताबिक। देखिए, जब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब एक मुल्ज़म बंदे को, जिसने तबाही कर दी है मुल्क की, जिसके ऊपर बेतहाशा इल्जामात हैं, उसको कि आपको देख के मुझे खुशी हुई है, तो मुझे ये बताएं ऊपर से जब ये तासुर मिलेगा वो कहते हैं जी हम तो आम लोगों को मिलके कहते हैं गुड टू सी यू। नहीं सर, उन्होंने कहा गुड टू सी यू इमरान खान साहब। सर, आप वकील को कह सकते हैं एक मुल्ज़म के ऊपर जिस पे बेतहाशा इल्जामात हैं, उसको कैसे आप कह सकते हैं? अब तो जो भी केस फाइल कर रहा है वो ये कह रहा है कि जनाब हमें भी ये फिक्रे मिल जाए। मुल्ज़म की तरफ से जो वकील लिख रहा है वो ये कह रहा है इलेक्शन वाले मामले पे हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी है। कल को अगर इमरान खान को इम्पोर्टेंट शख्सियत वहां जाती है तो उनको भी चीफ जस्टिस कह सकते हैं गुड टू सी यू। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ अब तो हर किसी की ख्वाहिश हो गई है। सही है कि हमें चीफ। अच्छा, मुझे एक दो क्विकली चीजें बता दें, चूंकि आप काबीना में। एक तो मुझे ये बता दें कि क्या इलेक्शन के हवाले से आप समझते हैं कि कोई अब आगे जाके कोई न्यायालय के हवाले से कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में उठ सकता है, क्योंकि जाहिर है वो टाइम तो पूरा हो चुका है? देखिए जी, सबसे पहले जो हमारे इदारों ने चीफ जस्टिस साहब से मीटिंग की, ब्रीफिंग दी, आज शायद उस वक्त उनका ज़हन नहीं था इस बात पे, लेकिन आज वो चीफ जस्टिस साहब भी, मेरा अपना ख्याल है, जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं जमान पार्क से और जो अभी तक रोपोश हैं, ये चीज़ें सारी सामने आ गई हैं। ये इलेक्शन के अंदर जो कुछ होना था वो पहले ही हमारे इदारों ने ये पेशेंगोई की थी कि ये चीज़ें होने का इम्कान है। इसलिए मैं समझता हूँ आज हमारे जो इदारे हैं और हमारी आला अदलिया है उनको भी रियलाइज हो गया है कि हमारे इदारों के पास जो रिपोर्ट्स हैं वो यही कुछ है। देखें, अगर इलेक्शन भी हो जाता, जो असम्बलियां पहले डिसॉल्व की गई हैं किसके कहने पे की गई हैं, ठीक है, एक पार्टी का लीडर है, चीफ मिनिस्टर उसी पार्टी से बेशक है, लेकिन बात सुने, इसके पीछे जो थी वो चीजें हमारे इदारों ने जज कर ली थी, लोकेट कर ली थी, चीजें असेस कर ली थी। और उम्मीद है कि ये सारा कुछ, जी हाँ, ये सारा कुछ अक्टूबर में फिर नहीं होगा। ये मैनिपुलेट की, जहाँ देखो इदारे जो है
ان کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے چل اور اس انفارمیشن بیس کے اوپر وہ الرٹ جاری کر دیتے چلیں، ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تسیم قریشی صاحب، عباس خان افریدی صاحب اور سینیٹر ڈاکٹر میوم مہمان صاحب، تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنے، کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.